डियर स्टूडेंट्स, एक दफ़ा फिर आपको वेलकम करता हूँ इंग्लिश के इस लेक्चर में। और होपफुली इससे पहले जो इस क्लास से पहले आपके दो टेस्ट हुए हैं। एक आपका जो है जो सेपरेट टेस्ट होता है इंग्लिश का वो, और एक आपका जो FLP होता है उसमें भी इंग्लिश का पोर्शन। तो वो दोनों अच्छे हो गए होंगे। अगर उसमें कोई कंफ्यूजन होगी तो आप मुझसे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। आप इनबॉक्स में पूछ लें, मैसेंजर पे पूछ लें। मैं अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन हो तो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। आज का जो हमारा लेक्चर है, लकीली ये बहुत ही आसान लेक्चर है। इसके अंदर है वही चीजें कि किस तरह हमने कुछ जो मिस्टेक्स हैं वो अवॉइड करनी है। जैसा हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कुछ रूल्स पढ़े थे, आज भी हम ऐसी ही चीजें करने जा रहे हैं और ये इंपॉर्टेंट भी है। इस हवाले से चलें जी, शुरू करते हैं। देखें, ये हमारे पास रूल नंबर 5 है इसके अंदर। और वो क्या हमें बताता है? वो हमें कहता है कि अवॉइड डबल नेगेटिव इन अ क्लॉज। देखें, जब हम एक क्लॉज लिखते हैं, इंडिपेंडेंट लिखें, डिपेंडेंट लिखें, किसी सेंटेंस के अंदर जो हमारा एक पार्ट होता है। जी जी बेटा, रमीज, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। वो उसके लिए हम टाइम रखेंगे, डोंट वरी, मुझे याद है। ओके, रमीज कह रहे हैं, चलो जी। मैं वैसे गलत होने नहीं चाहिए थे, इतने आसान सी चीजें थी। और वो चीजें जो हमने पढ़ी भी थी, लेकिन फिर भी हम डिस्कस कर लेंगे, डोंट वरी। वो अभी टेस्ट हम निकलवा लेते हैं तो उसमें देखते हैं कि कहां पर आपको प्रॉब्लम थी। चलिए, ये इसके ऊपर तो मेरा बेटा जरा सारे फोकस करें ना। अपनी बातें अब आपने नहीं करनी। ये जो आपको रूल नंबर 5 बता रहा हूं कि किस तरह आपने अपने सेंटेंसेस के अंदर जो मिस्टेक्स हैं उनको फाइंड आउट करना है और किस तरह आपने उनको जो है वो बचाना है। वो ये कि देखें, किसी एक क्लॉज के अंदर बिल्कुल सही है। MCQs जो है वो डेफिनेटली डिस्कस करेंगे मेरा बेटा। डबल नेगेटिव जो है वो हमने किसी भी क्लॉज के अंदर अवॉइड करना है। अगर एक हम सेंटेंस लिखते हैं, उसके अंदर हम एक ही दफा नेगेटिव वर्ड यूज कर सकते हैं, हम दो दफा नेगेटिव वर्ड जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब देखें, जैसा कि हमारे पास वर्ड है नाइदर, स्कार्सली, हार्डली, फॉरबिड, अनटिल, इसी तरह अनलेस, लेस्ट, एटसेट्रा। ये वर्ड मेरा बेटा नोट कर लें, इसको आपको जरूर पता होना चाहिए। कि अगर जुमले के अंदर इस तरह के वर्ड्स आ जाए, जैसे कि नाइदर, स्कार्सली, हार्डली, फॉरबिड, अनटिल, अनलेस, लेस्ट, तो ये वर्ड्स ऑलरेडी सेंटेंस के अंदर एक नेगेटिव इंप्रेशन जो है वो क्रिएट करते हैं। तो अगर ये वर्ड्स हम सेंटेंस के अंदर यूज करने, तो उस सेंटेंस के अंदर हमें फिर दूसरा कोई और वर्ड जो है वो नेगेटिव के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर हम करेंगे तो वो हमारी गलती होगी। मैं आपको एग्जांपल करवाता हूं, देखें। मैं कहता हूं माय फ्रेंड हैड नो मनी, कॉमा, एंड आई हैड नॉट neither, फुल स्टॉप। अब ये देखें, यहां पे इस सेंटेंस के अंदर जो है वो हमने नॉट यूज किया है, नेगेटिव आ गया, और नॉट के साथ आगे हमने जो है वो नाइदर भी यूज कर लिया है। बेटा, जिसको वीडियो जो है वो क्लियर नहीं आ रही, ये डबल नेगेटिव हमने कर लिया। मेरा ख्याल है डबल नेगेटिव हमने नहीं किया। स्टूडेंट्स, अगर हमने कर लिया है तो मुझे बता दो, ताकि फिर हम आगे जल्दी से चलें। जहां तक मुझे याद पड़ता है, ये डबल नेगेटिव हमने नहीं किया। ठीक है, सना क्या कह रही हैं? बेटा, अगर आपकी वीडियो ब्लर है तो अपना पेज जरा रिफ्रेश करो और अपनी वीडियो की क्वालिटी जो है उसे इंप्रूव कर लो, 1080 पे ले आओ। ठीक है। अच्छा जी, हाँ बिल्कुल ऐसे ही। आप देखें, इसके अंदर हम चूंकि डबल नेगेटिव इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो फिर हम क्या करेंगे? माई फ्रेंड हैड नो मनी एंड आई हैड नॉट ईदर। हम डबल जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। ओके। ये एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है कि जी कॉमा के बाद जो है वो एंड क्यों आया है? अच्छा, ये मैं आज चाहता था कि ये बच्चा मुझसे कोई ना कोई ये क्वेश्चन करेगा, तो इसको हम आज एक्सप्लेन करेंगे। देखिए बेटा, जो हमने पहले रूल्स पढ़े हैं ना, उसमें मैंने आपको बताया कि देखिए, जब हम जुमले के अंदर कंजंक्शन यूज करते हैं, जो कंपाउंड कंजंक्शन होती हैं, जैसे ऑल्दो, दाओ, नॉट ओनली बट ऑल्सो,
इनके साथ मतलब जो आगे कंपाउंड में कंजंक्शन लगनी है, ये अब याद रखें, अब आपने ये गलती नहीं करनी। आज इससे रिलेटेड एक रूल करवाऊंगा भी कि अगर जुमले के एक हिस्से में हम एक कंजंक्शन इस्तेमाल करें, ठीक है, तो दूसरे हिस्से में हम क्या कर सकते हैं कि या तो सिर्फ फिर हम कॉमा लगाएं या हम उसके साथ जो कॉम्बिनेशन वाली कंजंक्शन है वो इस्तेमाल करें। ठीक है मेरा बेटा, अगर हम कॉमा लगाएंगे तो कॉम्बिनेशन वाली हमें जो है वो जरूरत नहीं है उसकी कंजंक्शन यूज करने की। ये देखें, ये बेसिकली दो पार्ट्स है हमारे पास, एक ये हिस्सा है और एक ये हिस्सा है। इन दोनों सेंटेंसेस को अलग अलग भी लिखा जा सकता है, दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, लेकिन इसको हमने जोड़ा है एंड के साथ। तो ये याद रखें, अभी आपको करवाता हूं तो एक्सप्लेन ज्यादा हो जाएगा कि जब हम कोई कंपाउंड सेंटेंस लिखते हैं, जब हम दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस लिखते हैं, तो उनके दरमियान जाहिर है हमने जो कंजंक्शन के साथ उसको जोड़ना है, तो उससे पहले कॉमा भी आता है। ये कॉम्बिनेशन नहीं है। देखिए एंड का हमने या क्या किसी के साथ कोई कॉम्बिनेशन बनाया है, मुझे ये बताएं। नहीं बनाया ना, तो चले अभी आपने कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको दोबारा करवाऊंगा ये चीज अभी, ठीक है। चले एक और सेंटेंस बस इसका आपको करवाऊं, देखें। अब आपको पता चल गया कि डबल नेगेटिव जो है वो हमने इस्तेमाल नहीं करना। अब मैं कहता हूं आई डू नॉट नीड नथिंग फ्रॉम यू। ये हमने सेंटेंस लिखा। अब देखें यहां पर हमने ये नेगेटिव यूज किया और नथिंग वर्ड अगेन हमने नेगेटिव। एक क्लॉज के अंदर डबल नेगेटिव जो है वो इस्तेमाल नहीं हो सकता, तो फिर क्या होगा, आई डू नॉट नीड एनीथिंग फ्रॉम यू। डबल नेगेटिव हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं आपको एक और करवा देता हूं, ये देखें। यू विल नॉट अंडरस्टैंड until you do not get old। अब देखें इस सेंटेंस के अंदर हमने until यूज किया। मैंने आपको बताया कि ये वाले वर्ड अगर जुमले के अंदर इस्तेमाल हो जाएं तो ये खुद से ही नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट करते हैं, तो फिर हमें आगे नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है। यू विल नॉट अंडरस्टैंड until you do not get old। अब हमने यहां पर until ये नेगेटिव इंप्रेशन वाला वर्ड भी यूज कर लिया, आगे हमने नॉट भी यूज कर लिया, तो फिर क्या हो गया, ये हमारी सेंटेंस के अंदर मिस्टेक है। तो ये सेंटेंस करेक्ट कैसे होगा, यू विल नॉट अंडरस्टैंड until you get old। तो फिर ये डू नॉट जो है ये कट जाएगा। शाबाश। चले अब आपको इसकी समझ आ गई। ओके सना बेटा मैं अभी समझा देता हूं। देखें डबल नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी चीज को निगेट करते हैं, जब हम मनफी में यूज करते हैं, तो किसी चीज की निगेशन के लिए हम एक ही दफा वर्ड यूज कर सकते हैं। हम निगेशन को दो वर्ड के अंदर जो है वो बयान नहीं करते। देखें मैं आपको बड़ी सिंपल एग्जांपल करवाता हूं, ये देखें। आई डू नॉट प्ले फुटबॉल। मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूं। ये देखें इसका मतलब क्या है, नहीं। अब नफी है ना, तो नफी के लिए हम एक ही दफा वर्ड इस्तेमाल करेंगे। हम निगेशन के लिए, नेगेटिव के लिए एक क्लॉज के अंदर दो वर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते सना बेटा। चले एक और फिर एक लास्ट सेंटेंस करते हैं ताकि आप जो है वो इसको अच्छी तरह से समझ लें। मैं कहता हूं आई शैल स्टे here until the nation has not won a victory। ये सेंटेंस लिखा है अफशा मुजाहिद। ये जो आपने सेंटेंस लिखा ना, माई फ्रेंड हैड नो मनी एंड आई हैड नॉट ईदर, इसके अंदर मिस्टेक नहीं है, क्योंकि देखें ये दो क्लॉजेज हैं, दोनों क्लॉजेज के अंदर अलग अलग बात हो रही है। एक तरफ बात हो रही है दोस्त के पैसों की और दूसरी तरफ बात हो रही है मेरे अपने पैसों की। मैंने आपको ये ऊपर देखे क्या लिखा हुआ है, इन अ क्लॉज। एक क्लॉज के अंदर एक पर्पज के लिए जो है वो हम डबल नेगेटिव इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर मैं ये लिखता ना कि आई हैड नॉट नीदर,
अब नीदर भी नेगेटिव है और नॉट भी नेगेटिव है, तो ये इसका मतलब है कि आपने डबल नेगेटिव इस्तेमाल कर लिया, ये आपकी मिस्टेक हो गई। अब नॉट के साथ आप जब आइदर यूज करते हैं तो आइदर पॉजिटिव वर्ड है, नॉट नेगेटिव, इसका मतलब है कि आपने यहां पर एक ही नेगेटिव जो है एक क्लॉज के अंदर इस्तेमाल किया है, तो इसलिए जो है वो आपकी जो है वो गलती कंसीडर नहीं होगी। ये किसने कहा कि जी इसके अंदर कोई गलती नहीं है? ये जरा देखें ना। जी अफशा मुजाहिद मेरा बेटा, मुझे बताओ आपको समझ आ गई है? महनूर देखो, आई शैल स्टे हेयर अंटिल, अब हमने ये क्या किया देखें, अंटिल यूज कर लिया है इस क्लॉज के अंदर, और फिर आगे हमने यहां पर नॉट भी यूज कर लिया है, तो हमने दो नेगेटिव यूज कर लिए, तो लिहाजा ये गलत हो गया। तो फिर इसमें ये सेंटेंस करेक्ट कैसे समझा जाएगा? अगर अंटिल यूज कर लिया तो आगे नेगेटिव नहीं इस्तेमाल करना, मतलब उसका नेगेटिव ही होगा। आई शैल स्टे हियर अंटिल द नेशन हैज वन विक्ट्री, मैं इधर रुकूंगा जब तक कि कौम जो है वो जीत नहीं जाती। ओके, चलें जी आगे चलते हैं। जी मेरा बेटा, आगे हमारे पास नंबर 6 पे है, वो ये है कि डू नॉट रिपीट रिलेटिव प्रोनाउन। ये भी इसका मतलब यही है कि एक जुमले के अंदर रिलेटिव प्रोनाउन, दो रिलेटिव प्रोनाउन इकट्ठे नहीं आ सकते। इससे पहले कि मैं आपको समझाऊं, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन का क्या मतलब होता है। प्रोनाउन आपको डेफिनेटली पता होगा कि प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। उसकी अब प्रोनाउन के डिफरेंट टाइप्स हैं। उसकी एक टाइप है रिलेटिव प्रोनाउन। अब ये रिलेटिव प्रोनाउन होते कौन से हैं? जैसे मैं कहूं व्हाई, व्हेन, वेयर, हु, whose, whom, which, that, ये वर्ड जो हैं ये रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर जुमले के अंदर इस्तेमाल होते हैं। अगर ये वर्ड जुमले के स्टार्ट में आ जाएं तो ये क्वेश्चन वर्ड कहलाते हैं, ठीक है। अब वो ये एडजेक्टिव के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकते हैं, प्रोनाउन के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकते हैं, शाबाश। लेकिन अगर यही वर्ड जो है ये सेंटेंस के बीच में आए और ये इशारा करें, ये लिंक करें, ये रिलेट करें अपने से पीछे बयान किए गए नाउन के साथ, तो उसे हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। तो याद रखें कि जब हमने रिलेटिव प्रोनाउन सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल करना है तो एक सेंटेंस के अंदर जो है वो हम एक ही लिख सकते हैं, हम दो रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो इकट्ठे नहीं लिख सकते। एग्जांपल देखें, बहुत ही आसान, मैं कहूं इट इज द सेम मैन that whom we saw in the theater। ये वही आदमी है जिसको हमने थिएटर में देखा था। अब ये देखिए यहां पर ये जो दैट है ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है? पीछे बयान किए गए आदमी की तरफ, जो नाउन है। whom किसकी तरफ इशारा कर रहा है? पीछे बयान किए गए नाउन की तरफ। ये दोनों रिलेटिव प्रोनाउन है, लेकिन एक जुमले के अंदर जो है वो दो रिलेटिव प्रोनाउन इकट्ठे नहीं आ सकते, तो ये हमारा सेंटेंस जो है ये गलत हो जाएगा। अगर हमने इसको करेक्ट करना है तो हम कैसे करेंगे? इट इज द सेम मैन दैट वी सॉ इन द थिएटर, या हम कहेंगे इट इज द सेम मैन whom we saw in the theater। शाबाश, इसमें हु जो है अस्मा वो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। अब आपको ये समझ आ गई कि इस सेंटेंस के अंदर क्या गलत है। रमीज बेटा, इसके अंदर दैट गलत नहीं है, खाली दैट भी आ सकता था या खाली हुम भी आ सकता था। गलत तब है कि जब हम दो रिलेटिव प्रोनाउन इकट्ठे लिख देते हैं। एक सेंटेंस सिर्फ और करवाऊंगा तो आपको जो है ये क्लियर हो जाएगा। देखें, he held a cane that which he twirled, full stop। he held a cane that which he twirled। अब यहां पर that जो है देखिए ये किसकी तरफ, उसने वो बैग की छड़ी उठा रखी थी जिसको वो घुमाता था। अब दैट केन की तरफ इशारा कर रहा है, विच भी किसकी तरफ इशारा कर रहा है? केन की तरफ इशारा कर रहा है। इसका मतलब है कि फिर हम दो रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो इस्तेमाल
नहीं कर सकते। इसके अंदर या तो दैट इस्तेमाल करेंगे या फिर खाली विच इस्तेमाल करेंगे। तो अब हमारा ये सेंटेंस जो है वो ठीक हो जाएगा। तो कितना ही आसान है। अब आपने इसको ज़हन में भी रखना है, ठीक है, कि रिलेटिव प्रोनाउन इकट्ठे नहीं आ सकते। नेक्स्ट हमारे पास है यूज ऑफ डबल कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव इज रॉन्ग। असमा कह रही है सर रिजवान जिंदाबाद है। शुक्रिया जी। ये देखें, ये भी बहुत ही आसान रूल है और ये पेपर में भी आया हुआ है। किसी भी सेंटेंस के अंदर आप डबल कंपैरेटिव या डबल सुपरलेटिव डिग्री जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे देखें ना, हमारे पास एडजेक्टिव की डिग्री होती है ना, तो जैसे हम कहें फिट, फॉर एग्जांपल फिटर, फिटेस्ट। अब मैं अगर कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल करना चाहता हूं तो मैं कहूं ही इज मोर फिटर देन अहमद। अब वो अहमद से ज्यादा फिट है। अब देखिए यहां पे हमने मोर भी यूज कर लिया और उसकी फिट की जो है वो कंपैरेटिव डिग्री भी इस्तेमाल कर ली। तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। हम जो है वो जो कंपैरेटिव डिग्री बनती है हम वही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ही इज फिटर देन अहमद। इसी तरह आप देखें, मैं कहूं ही इज द मोस्ट फिटेस्ट मैन आई हैव एवर मेट। चलें, लेट्स से अब यहां पे देखें, ये हमने फिटेस्ट सुपरलेटिव डिग्री भी इस्तेमाल कर ली। पेन ये दे दे। अब यहां पे हमने कंपैरेटिव की जो है वो सुपरलेटिव डिग्री भी इस्तेमाल कर ली और यहां पे हमने साथ में द मोस्ट भी इस्तेमाल कर लिया। तो ये क्या हो गया? ये गलत हो गया। तो हम क्या कहेंगे? ही इज द फिटेस्ट मैन आई हैव एवर मेट। तो आप कंपैरेटिव डिग्री और अच्छा जी बेटा, नेट इशू जो है वो कभी कभार आ जाता है। अच्छा, मुजम्मिल कह रहे हैं आपकी तारीफ हो रही है, पढ़ाना छोड़ें। नहीं बेटा, पढ़ना है हमने। तारीफ तो मेरी अक्सर होती रहती है। अच्छा जी, चले जी इधर देखें। अब आपको ये इसके ऊपर मुझे ज्यादा तो एग्जांपल्स करवाने की जरूरत नहीं है, ये आपको समझ आ गया कि डबल कंपैरेटिव और सुपरलेटिव जो है वो डबल आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो लिहाजा आपने जो है वो इसको भी अवॉइड करना है। एक एग्जांपल मैं आपको और करवा देता हूं, फिर आपने मुझे बताना है कि इसके अंदर क्या मिस्टेक है। शी हैड ए मोर क्लेवरर ब्रेन देन दैट ऑफ चिप्स। ये आपके सामने सेंटेंस है। चले मुझे बताएं इसके अंदर क्या गलती है थी। अब आपको पता चल गया होगा, इसमें कुछ मुश्किल तो है नहीं। शाबाश कामिल, बिल्कुल जाहिर है। देखें, मोस्ट जो है ना वो फिटेस्ट भी तो हमने यूज कर लिया ना, फिर मोस्ट क्यों यूज करेंगे? जिन डिग्रीज के साथ मोस्ट आता है उनके साथ ही हम इस्तेमाल करेंगे। शाबाश। तो हम देखें क्लेवरर भी यूज कर लिया और मोर भी यूज कर लिया, तो जाहिर है ये तो गलत हो गया। तो फिर हम कहेंगे कि हमने कभी भी डबल डिग्री जो है वो इस्तेमाल नहीं करनी। अब आपने इसका जो है वो गौर करना है। कभी मेरा बेटा पेपर के अंदर ये आएगी, इससे रिलेटेड आपने जो है वो मिस्टेक पेपर के अंदर नहीं करनी। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं। हमारे पास रूल नंबर 8 वो है कि यूज ऑफ, बहुत ही आसान, ये समझे आपने पहले भी पढ़ा हुआ, डबल फ्यूचर। याद रखें कि एक सेंटेंस के अंदर अगर हमने दो बातें करनी है और दोनों जो है या तो वो दोनों एक्शन फ्यूचर में होंगे तब लिखे जा सकते हैं, लेकिन नॉर्मली दोनों एक्शन जो है वो फ्यूचर में हमें लिखने नहीं चाहिए। इसके अंदर क्या होता है कि हमारी जो डिपेंडेंट क्लॉज होती है ये हमारी प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर आती है और हमारी जो मेन क्लॉज है वो फ्यूचर इंडेफिनेट के अंदर आती है। आपको याद है जब मैंने आपको कंडीशनल्स करवाए थे, तो कंडीशनल की टाइप 1, तो ये वही तरीका है
कि इसकी एक क्लॉज के अंदर जो हमारी डिपेंडेंट क्लॉज होगी उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा और जो मेन क्लॉज होगी उसके अंदर फ्यूचर इंडेफिनिट आएगा। दोनों क्लॉजेस के अंदर, दोनों क्लॉजेस के यहाँ पे इंशाल्लाह देखें हम लोग पूरी ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं और आप लोग भी बहुत अच्छा फीडबैक दे रहे हैं, आप लोग भी उसी तरह मेहनत कर रहे हैं, तो आपका मुस्तकबिल जो है वो आपके हाथों में। देखिए समटाइम्स टीचर जो है वो जाहिर चीजें डिस्कस कर लेता है। मैं आपको बताऊं कि आई कम फ्रॉम अ डॉक्टर फैमिली। मेरे जो फादर हैं वो उन्होंने नेशनल मेडिकल कॉलेज से जो है वो एमबीबीएस किया था, वो स्पेशलिस्ट हैं और हमारा अपना ही हॉस्पिटल है वो जिसे वो रन करते हैं। उसके अलावा हम 3 भाई हैं, मैं सबसे बड़ा हूं। जो मुझसे छोटा है वो भी माशाल्लाह डॉक्टर है, उसने जिना हॉस्पिटल से जो है वो अब जनरल सर्जरी के अंदर उसकी स्पेशलाइजेशन भी कंप्लीट हो गई है और उसका पार्ट 1 भी क्लियर हो गया है, वो पार्ट 2 के अब उसने पेपर देने हैं। एक मेरी जो भाभी हैं वो भी डॉक्टर हैं, वो चिल्ड्रन हॉस्पिटल में होती हैं, वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, उनकी भी स्पेशलाइजेशन जो है वो कंप्लीट हो गई है। और मेरे अपने ही, आप यकीन करें, पता नहीं कितने ही स्टूडेंट हैं जो इस वक्त एमबीबीएस कर रहे हैं। तो मैं आपको ये बताऊं कि अगर आप मेहनत करते रहें, अगर आप काम करते रहें तो कामयाबी जो है वो आपको जरूर मिलेगी। मुझे याद है कि जो मुझसे छोटा था वो कितनी ज्यादा मेहनत करता था और वो सीरियस था, उसका फोकस था कि मैंने एक दफा जो है वो एडमिशन लेना है। और उसके ये खास करके इंग्लिश के हवाले से जो है वो कई दफा, क्योंकि मेरी शुरू से ही जो है ये चीजें, मुझे आर्ट्स में ज्यादा पसंद था, ये शौक था, मैं इन चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस करता था। साइंसेस मेरी जो है वो इतनी अच्छी नहीं थी टू बी ऑनेस्ट, तो मुझे वो उनसे मैं हमेशा भागता था। तो इन चीजों में वो हमेशा जो है वो मुझसे मदद लेता था। कितने ही स्टूडेंट जो है वो अभी भी इवन के एमबीबीएस कर रहे हैं फिर भी वो कांटेक्ट में हैं कि अगर कुछ समटाइम्स उन्हें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो वो पूछ लेते हैं। मैं आपको ये बताऊं कि अगर आप मेहनत करें तो आपका भी फ्यूचर बन सकता है। चलें आगे चलते हैं जी। ये याद रखें कि अगर हमारे पास 2 क्लॉजेज आ गई तो दोनों क्लॉजेज के अंदर आपने फ्यूचर यूज नहीं करना। एग्जांपल देखें, बहुत ही आसान है। इफ आई विल विन द प्राइज, कॉमा आई शैल, यहां पे आप विल, चले शैल नहीं लगा लेते तो फिर आप कहेंगे विल क्यों, जोर लगाने के लिए मैंने कहा था कि अगर ऐसा हो गया, आई शैल शेयर इट विद यू। अब देखें ये बेसिकली क्या है, ये इफ क्लॉज है, ये कंडीशनल सेंटेंस है। तो आपको याद आ गया कि कंडीशनल सेंटेंस के अंदर जो इफ क्लॉज है उसके अंदर हम फ्यूचर इंडेफिनिट इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो मेन क्लॉज है उसके अंदर हम फ्यूचर इंडेफिनिट यूज करते हैं। अब इसके अंदर देखें जुमले के अंदर 2 क्लॉजेस हैं, तो जो डिपेंडेंट क्लॉज होगी उसके अंदर आपने कभी भी फ्यूचर इंडेफिनिट इस्तेमाल नहीं करना, उसके अंदर क्या आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा। तो ये क्या होगा, इफ आई विन द प्राइज। अब ये हमारे पास सेंटेंस जो है वो ठीक हो गया। तो कभी भी एक जुमले के अंदर आपने 2 फ्यूचर जो सेंटेंसेस हैं वो नहीं लिखने। देखें एक और, इफ यू विल नॉट डिग इट, कॉमा यू विल बी पनिश्ड। ये एक सेंटेंस अभी मैंने लिखा है, इससे रिलेटेड एक रूल आने वाला है, इसे हम कहते हैं पैरेलल स्ट्रक्चर, बड़ा मजे का है। ये यहां पर एक गलती है पैरेलल स्ट्रक्चर की। वो क्या है कि देखिए अगर जुमले के एक हिस्से में वो कहता है कि अगर आप एक्टिव यूज करते हैं सेंटेंस, तो जुमले के दूसरे हिस्से में भी एक्टिव ही यूज करें। एक सेंटेंस है तो उसके अगर एक पार्ट के अंदर आपने एक्टिव सेंटेंस इस्तेमाल किया तो दूसरे पार्ट के अंदर भी, इसे कहते हैं पैरेलल स्ट्रक्चर। तो ये भी गलती कंसीडर होती है, ये आगे मैं आपको करवाऊंगा। तो ये बेसिकली पैरेलल स्ट्रक्चर के लिहाज से कैसा होना चाहिए, इफ यू विल नॉट डिग इट, ताकि एक एक्टिव सेंटेंस बने। अब देखें यहां पर हमने क्या किया, ये भी हमने फ्यूचर यूज कर लिया, ये भी फ्यूचर यूज कर लिया, तो ये सेंटेंस जो है वो गलत हो गया। अब ये क्या होगा, इसको हमने प्रेजेंट के अंदर, इफ यू डू नॉट डिग इट समबडी विल पनिश। चले अब आपको ये समझ आ गई होगी, इसमें कोई मुश्किल तो नहीं है। बताएं मेरा बेटा, ये रूल नंबर 8 जो भी हमने पढ़ा है इसमें कोई कंफ्यूजन है? रमीज क्या कह रहे हैं, क्या बहुत बेटा रमीज, मैं आपको देखें ये एडवांस लेवल पे आता है पैरेलल स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट। जो मैं आपको बता रहा हूं इसको गौर से सुने। इसका ये मतलब नहीं है कि ऐसा इस्तेमाल नहीं होता, इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखें एक है रन ऑन सेंटेंसेस, फ्रेगमेंट्स होते हैं जो कि बेसिकली इस्तेमाल नहीं होने चाहिए लैंग्वेज के दरमियान, लेकिन वो राइटर लिखते हैं। तो ये राइटर की मर्जी है, वो इस्तेमाल कर सकता है अपनी बात को समझाने के लिए। अगर वो उस हिस्से में, जैसे अभी हमने कहा कि somebody will punish you, अगर हम अपने सब्जेक्ट के ऊपर जोर नहीं देना चाहते, हम अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसी को
जोर डालना चाहते हैं उसी पर फोकस, ताकि उसके ऊपर स्ट्रेस रहे, रीडर को पता चले कि हम किसकी बात कर रहे हैं, तो वो पैसिव यूज करता है। लेकिन पैरेलल स्ट्रक्चर हमसे ये तकाजा करता है कि पूरे सेंटेंस के अंदर जो है वो एक्टिव सेंटेंस ही चलना चाहिए। अच्छा जी तहसीन बेटा, ठीक है, अब चले आगे चले जी। ओके, नेक्स्ट रूल बहुत ही आसान, के यूज ऑफ डबल वुड और पास्ट परफेक्ट इज रॉन्ग। अगर हम एक सेंटेंस लिखें जिसके दो पार्ट्स हैं, दोनों पार्ट्स के अंदर हम वुड का इस्तेमाल जो है वो नहीं कर सकते, या दोनों पार्ट्स के अंदर जो है वो हम पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर एक हम सेंटेंस लिखते हैं और उसके एक हिस्से में हम वुड का इस्तेमाल करते हैं, ये कंडीशनल की पार्ट 2 याद आ गया आपको, तो उसके हमें दूसरे पार्ट के अंदर क्या करना पड़ता है, पास्ट इंडेफिनिट इस्तेमाल करना होता है। अगर इसी तरह हम अगर किसी सेंटेंस के एक पार्ट के अंदर पास्ट परफेक्ट इस्तेमाल करते हैं, तो उसके दूसरे पार्ट में भी हम पास्ट परफेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसके दूसरे पार्ट में हमें पास्ट इंडेफिनिट इस्तेमाल करना पड़ता है। ये भी इसकी एग्जांपल करवाता हूं तो आपको समझ आएगा। देखिए मैं कहता हूं, इफ यू वुड हेल्प मी, कॉमा, इट वुड बी नाइस। अब देखें, ये हमने एक सेंटेंस लिखा, इसके दो पार्ट और दोनों के अंदर हमने वुड का इस्तेमाल किया। रूल क्या है कि जुमले के दोनों हिस्सों में वुड का इस्तेमाल नहीं हो सकता। एंड कर दे, चले जी, ये आखिरी रूल है, यहां पर खत्म करते हैं। लेकिन मेरा बेटा ये सुन लो अच्छी तरह से, ये रूल हमें क्या बताता है कि अगर जुमले में हमने वुड इस्तेमाल करना है, तो इसमें क्या होगा कि जो हमारी डिपेंडेंट क्लॉज है या कंडीशनल में जो हमारी इफ क्लॉज है, यहां पर हम इस्तेमाल क्या करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। और जो ये हमारी मेन क्लॉज है, यहां पे हम वुड का इस्तेमाल करेंगे, हम अपनी डिपेंडेंट क्लॉज के अंदर वुड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। सना बेटा मैं आपका अभी देखता हूं, मुझे पहले ये फिनिश करने दें। तो ये क्या होगा सेंटेंस, इफ यू हेल्प्ड मी, सेकंड फॉर्म आ गई ना, इट वुड बी नाइस। तो हमारा यहां पर फिर ऐसे ये सेंटेंस, ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूं, देखें इन रूल से रिलेटेड सेंटेंसेस आने हैं, उस वक्त आपने कंफ्यूज हो जाना है। बराए मेहरबानी इनको अच्छी तरह से पढ़ लें, अच्छी तरह से समझ लें, जरा सी भी कंफ्यूजन हो तो आपने मुझसे पूछ लेना, ठीक है। चले अब एक और आपको बताऊं, देखें इसी तरह हम जुमले के दोनों हिस्सों में पास्ट परफेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते। मैं कहूं व्हेन आई हैड अराइव्ड, कॉमा, लूसी हैड ऑलरेडी गॉन, फुल स्टॉप। अब देखें एक हमने सेंटेंस लिखा है, यहां पे भी हमने पास्ट परफेक्ट यूज कर लिया, यहां पे भी हमने पास्ट परफेक्ट यूज कर लिया, तो ये सेंटेंस रॉन्ग है। हम पूरे सेंटेंस के अंदर जो है वो दोनों पार्ट्स में पास्ट परफेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसमें भी ये तरीका होता है कि जो हमारी डिपेंडेंट क्लॉज होती है, देखिए अगर तो ये कंडीशनल होता, अगर ये इफ क्लॉज होती, तो इफ क्लॉज के अंदर, ये आपको याद है कंडीशनल की टाइप 3, इफ क्लॉज के अंदर हम पास्ट परफेक्ट इस्तेमाल करते हैं और मेन क्लॉज के अंदर हम वुड हैव इस्तेमाल करते हैं, ऐसा ही ना, और आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अब आपको ये याद होना चाहिए। लेकिन अगर ये हमारे पास इफ क्लॉज नहीं है और हमारे पास कोई और टाइम क्लॉज है, किसी और कंजंक्शन के साथ शुरू हो रही है, तो इस सूरत हाल में क्या करते हैं कि यहां पर फिर हम पास्ट परफेक्ट नहीं, डिपेंडेंट क्लॉज के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं पास्ट इंडेफिनिट, और जो हमारी ये मेन क्लॉज है इसके अंदर हम इस्तेमाल करते हैं पास्ट परफेक्ट। तो फिर ये क्या होगा कि व्हेन आई अराइव्ड लूसी हैड ऑलरेडी गॉन। अगर मेरा बेटा इसमें कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछें, पूछ ले शाबाश।
बेटा बातें ना किया करें, मुझे पता है आप माशाल्लाह सारे बड़े लाइक हैं, आपको सब कुछ आता है, लेकिन थोड़े से गौर कर लिया करें, समझे, रिवीजन ही हो रही है आपकी। अगर हम एक सेंटेंस लिखते हैं जिसके अंदर हम इफ क्लॉज यूज करते हैं, उसमें हम क्या करेंगे कि इफ क्लॉज के अंदर पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे और मेन क्लॉज के अंदर वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। अगर हम एक सेंटेंस लिखते हैं उसे इफ से शुरू नहीं करते, उसकी डिपेंडेंट क्लॉज किसी और कंजंक्शन से शुरू हो रही है, जैसे ऑल्दो से, व्हेन से, बिकॉज से, बिफोर से, तो उसमें हम क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि जो हमारे पास जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो पास्ट इंडेफिनिट के अंदर आएगी और मेन क्लॉज जो है वो पास्ट परफेक्ट के अंदर आएगी। इसके याद है आपको, ये देखें, बिफोर द डॉक्टर केम, कॉमा, द पेशेंट हैड डाइड। अब देख रहे हैं कि ये बिफोर के साथ शुरू हुआ है, इसमें हमारी जो डिपेंडेंट क्लॉज है उसके अंदर पास्ट इंडेफिनिट और मेन क्लॉज के अंदर हमारा पास्ट परफेक्ट। चलो जी, जबरदस्त हो गया, शाबाश, आपको क्लियर हो गया है। यहां पे हम फिनिश करते हैं, यहां से आगे चलेंगे और मैं अभी जो है वो देख लूं कि हमारा जो टेस्ट है। चलो कोई बात नहीं, ऐसा है कि मैं क्या करूंगा, जो कल हमारे सेंटेंसेस हुए ना बेटा, अभी वो यहाँ पर सिस्टम के अंदर से नहीं मिल सकेंगे, मैं उनको निकलवा के किसी तरह से, या जो टेस्ट मैंने बनाया होगा उसको मैं जाकर देखता हूँ और उसके ऊपर जो रीजंस हैं वो मैं आपको जो है वो कैंपस के ऊपर सेंड कर दूंगा, आपको बता दूंगा कि यहाँ पर ये मिस्टेक क्यों है, और अगर हम किसी चीज को करेक्ट समझ रहे हैं तो क्यों समझ रहे हैं, ठीक है, वो आप वहां से डिस्कस कर लें। उसके अलावा मेरा बेटा, अगर आपको उसके बाद भी कोई कंफ्यूजन होगी तो आप मुझसे जो है वो मैसेंजर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हाँ, रमीज वोकैबुलरी का पूछ रहे हैं, रमीज, तो मैंने वोकैबुलरी जो है वो जो मेरी ड्राइव है उसके अंदर पीडीएफ फॉर्म भेज दी है मेरा बेटा, अगर मैं आपको वो करवाने लगूंगा ना तो वो हम फिर बाकी चीजें नहीं कर सकेंगे, वो इंशाल्लाह आप उनको पढ़ते जाएं, कुछ कुछ चीजें जो है वो टेस्ट के अंदर इंक्लूडेड होती जाएंगी वोकैबुलरी से रिलेटेड। जब हमारा लास्ट मंथ चल रहा होगा तो उसमें फिर हम वोकैबुलरी के ऊपर ज्यादा थोड़ा काम करेंगे, वो टेस्ट के अंदर ज्यादा इंक्लूडेड होंगी। सना का क्या क्वेश्चन है? मैं जी बेटा, मैं आपका देखता हूँ आपका क्वेश्चन क्या है और किधर है, मुझे एक दफा देख लेने दीजिए। अच्छा जी, मेरी प्रॉब्लम है डिस्कनेक्ट हो जाती है, समझ नहीं आ रहा। सना कह रही है कि मेरा नेट जो है वो बार बार डिस्कनेक्ट हो जाता है, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो अगर मेरा बेटा आपका ये क्वेश्चन है तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या करूँ, मुझे बताएं। नाइन्थ रूल इज लिटिल बिट मुश्किल। अच्छा जी, सना कह रही है कि नाइन्थ रूल जो है वो मुश्किल है, इसको मैं आपके लिए रिवाइज करूंगा अगले लेक्चर में, ठीक है, मैं रिवाइज करूंगा, दोबारा पढ़ाऊंगा, जब तक आपको मेरा बेटा सब समझ ना आ जाए, जब तक आपको क्लियर ना आ जाए, ठीक है, ओके जी मेरा बेटा। और कोई आपका क्वेश्चन तो नहीं था सना? दो आपके मुझे स्टेटमेंट्स मिली हैं जी। सारा पूछ रही हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने सिनोनिम लिखना है कि ये एंटोनिम। सना बेटा, मैं ये आपको रिपीट करता हूँ, देखें, ये बहुत ही आसान है कि दो तरह से ये पूछा जा सकता है। एक तो कि वो सेंटेंस लिखा होगा तो उसके अंदर जो प्रॉपर एक वर्ड यूज होना चाहिए वो हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर यही वर्ड, इसका यही मतलब बनता है। अगर उसके ऑपोजिट इस्तेमाल होगा तो वो उस कॉन्टेक्स्ट में भी हमें समझ आ जाएगा कि ये प्रॉपर वर्ड जो है वो इस्तेमाल नहीं हुआ। लेकिन वो इस तरह पूछ लेते हैं कि इसका सिनोनिम जो है वो इसका एंटोनिम क्या है, या इसका सिनोनिम या प्रॉपर वर्ड इस्तेमाल हुआ है या नहीं। मानूर कह रही है इतने वर्ड से नहीं याद कर बेटा, ये सारे वर्ड आपको आते हैं, ये आप पहले 2 सालों के अंदर इनको अच्छी तरह से अपनी बुक्स में पढ़ चुके हैं, आपने सिर्फ गो थ्रू करना है, आपने उनको मेमोराइज नहीं करना, मेमोराइज कभी भी नहीं कर सकते आप। हाँ, लेकिन अगर आपने उनको अंडरस्टैंड करना है तो मैं आपको एक तरीका बता देता हूं कि वो क्या करें, कि आप जो है वो टेस्ट की फिक्र ना करें, आप अपनी हैबिट बना लें कि डेली आपने 5 वर्ड जो हैं वो एक डिफरेंट, आपने एक छोटी सी एक नोट पैड बना लेनी है, उसके अंदर आपने उनको नोट करना है। उन 5 वर्ड्स को, उनके मीनिंग्स आपने देखने हैं, उनके सिनोनिम्स एंटोनिम्स देखने हैं, आपने उसको देखना है कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल होते हैं, नाउन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, कैसे ये वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, कैसे ये एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। ये 15-20 मिनट की मैक्सिमम आपकी ये एक्सरसाइज है, आप ये काम करें 4 डेज अ वीक, ठीक है, और आखिरी जो हफ्ते में 2 दिन होंगे, 5th और 6th, उसमें जो आपने पहले 4 डेज के अंदर जो 20 वर्ड्स पढ़े सिर्फ आपने उनको रिपीट करना है, 7th में आपने रेस्ट करना है।
अगले वीक इसी तरह आपने एक्टिविटी करनी है, और अगले वीक आपने एक्टिविटी करनी है 3 डेज अ वीक, और आखिरी 3 दिन में जो 2 हफ्तों के अंदर वर्ड्स होंगे आपने उनको रिवाइज करना है। अगले वीक इस तरह आपने 2 दफा। तो ये आपने जब इसी तरह आपकी फुल वीक की एक्टिविटी हो जाएगी 4 वीक्स में, फिर आप दोबारा से जो है वो चले जाएंगे 4 डेज अ वीक के ऊपर। ये सबसे बेहतरीन तरीका होता है वोकैबुलरी को जहन में रखने का। बेटा महानूर, इसमें यह फर्क नहीं पड़ता, जो आपको वोकैबुलरी आएगी ना वो मिक्स एंड मैच होगी। वो हर टेक्स्ट बोर्ड के अंदर जो चैप्टर्स हैं वो किसी ना किसी चैप्टर से कोई ना कोई वर्ड जो है वो उन्होंने निकाला होगा। और ये जो वोकैबुलरी आपको भेजी गई है, ये बेसिकली आप समझे कि ये आपका जो सिलेबस है उसका भी हिस्सा है। तो इसी के अंदर से ही वर्ड आएंगे, इसके बाहर से शायद ही कोई हो कि वर्ड आए, चांसेस नहीं है, नहीं तो इसी के अंदर ही से ही वोकैबुलरी का वर्ड कोई ना कोई आएगा। ठीक है, चले अब मुझे अब आप इजाजत दें। ठीक है, आप सारा दिन पढ़ के थक गए होंगे, अब आप रेस्ट करें थोड़ा। ठीक है, कुछ खाए पिए, और इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, और मैं इंशाल्लाह जो आपका एफएलपी हो उससे रिलेटेड डिस्कशन मैं जो है वो आपको मेन जो पेज है कैंपस का वहां पर मैं जो है वो लिख दूंगा। उसके बाद कोई क्वेश्चन होगा तो मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।